तो एंगल आई को क्या कहोगे? आपतन कोण कहोगे ना, क्या कहोगे? आपतन कोण। और एंगल आर को क्या कहोगे? अपवर्तन। क्या कहोगे? अपवर्तन। क्या होता है जब, क्या होता है जब दो माध्यमों के, है ना, दो माध्यमों में, है ना, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दो माध्यम बोले तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश, है ना, गमन करती है, तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। समझ में? अभिलंब से कोण बनाते हुए, अभिलंब से कोण बनाते हुए, है ना, कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, ठीक है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश लंबवत आपतित होती है? क्या जी? लंबवत। देखो ऐसे लंबवत आपतित होती है ना, जब लंबवत आपतित होगी तो प्रकाश में क्या विचलन होगा कि नहीं होगा? सोचिए, जब कोई प्रकाश, है ना, एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो जब दोनों माध्यमों के बीच का जो सतह होगा ना, जब उस सतह पर लंबवत पड़ेगी तो उस प्रकाश का विचलन होगा कि नहीं होगा, है ना, सवाल यहाँ है। समझ में? तो इस दौरान क्या देखेंगे कि वह प्रकाश जो है, प्रकाश जो है क्या करती है? सीधे निकल जाती है, वो प्रकाश सीधे निकल जाती है। समझ में? जब लंबवत पड़ेगी ना तो उस प्रकाश को क्या कहेंगे? वो सीधे निकल जाए। अब तो परावर्तन तो होगा नहीं कि वापस लौट जाएगा, है ना, तो उसका मूवमेंट कहाँ हो जाता है? नीचे की तरफ सीधे। इसमें मतलब विचलन कोई हमको प्रदर्शित नहीं होता है। समझ में? जब 90 डिग्री पर जब विचलन हो जाए, है ना, 90 डिग्री पर जब विचलन हो जाए, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब एंगल आई कितना बनेगा? 0 डिग्री। एंगल आई 0 डिग्री। तो जब एंगल आई 0 बनेगा तो एंगल आर भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी लंबवत जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो दूसरे माध्यम में वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, दूसरे माध्यम में सीधे निकल जाती है। अब देखिएगा ना, पानी में आप टॉर्च जलाइएगा, है समझ में? टॉर्च जलाइएगा, प्रकाश सीधा नजर आता है कि नहीं? प्रकाश कैसा नजर आता है? सीधा। पानी में जब टॉर्च जलाएगा ना, पानी को रख दीजिए बर्तन में, उसके बाद टॉर्च जलाइए, अब देखिएगा कि ना टॉर्च जो है नीचे से दिखेगा, प्रकाश हमारे ही सामने आता हुआ मतलब दिखेगा। यानी इसका कहने का मतलब प्रकाश जो है सीधे चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब किसी सतह पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है, अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो अपवर्तन के बाद हम कहते हैं कि सीधे निकल जाती है। सीधे क्या करती हैं? निकल जाती है। समझ में? चलो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है, देखो यदि पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, इसका कारण क्या है ना, तो हम बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन का कारण में, प्रकाश के अपवर्तन का कारण कौन है जी? प्रकाश के अपवर्तन का कारण, देखो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल प्रभावित होती है। क्या चाल प्रभावित? है समझ में? क्या प्रभावित होती है? चाल प्रभावित होती है ना, यानी कहने का मतलब जब सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, कहा जी, विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल बोलो क्या होगा? चाल अधिक हो जाता है। चाल क्या हो जाता है? अधिक, है ना। लेकिन वहीं यदि विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसके चाल की बात कर रहे हैं? प्रकाश की चाल। किसके चाल की बात कर रहे हैं हम? प्रकाश के चाल की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? देखो, प्रकाश की चाल यानी जितना ही कोई माध्यम सघन होगा, जितना ही कोई माध्यम सघन होगा,
है ना, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और जितना ही कोई माध्यम विरल होगा उतना ही उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, है समझ में, उतना ही उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है ना, और विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक माध्यम है हवा का, क्या हवा का, इसको निर्वात भी हम मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है जिसे हम कांच मान लेते हैं, क्या कांच। तो जब प्रकाश जब इसमें चलेगी हवा में, है ना, तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो चाल होगी इसमें, वह चाल कितना होगा जी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन जैसे वह कांच में प्रवेश करेगी, है ना, कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो इसकी चाल बोलो क्या होगी, कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, इसकी अपेक्षा चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कांच में जो प्रकाश की चाल होगा, प्रकाश की चाल वो कितना बनेगा, 2 × 10⁸ मीटर। अब देखो प्रकाश की चाल कम हो गई कि नहीं है, जब हवा से यानी निर्वात से जब कांच में जा रही है तो देखो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। अब प्रकाश की चाल कम होने की वजह से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन वही चीज, सेम चीज यदि उलट के मान लिया जाए, उलट के कहने का मतलब ये मान लिया जाए कांच और ये मान लिया जाए हवा, अच्छा है निर्वात मान लिया जाए, है कि नहीं, तो निर्वात माना जाएगा तो कांच से जब प्रकाश कहाँ आएगा, हवा में आएगा, है ना, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, मुड़ेगा ना, ये आई होगा और ये आर होगा। अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि यहाँ इसकी चाल कितनी थी, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और यहाँ इसकी चाल कितनी है, 2 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, है समझ में, ये चाल इतना है और यहाँ चाल क्या है, इतना है, समझ आ रहा है? तो देखो, तो जब कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ऐसे समझ में, उसकी चाल अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब इसमें चाल कितना था, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और इसमें कितना है, 2 गुणे, तो प्रकाश की चाल किसमें कम हुई, कांच में, और कांच में कम हुई तो ये क्या होगा, सघन होगा। कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होगा, ये विरल माध्यम। उसी तरह से इसमें यदि हम देखें तो ये कांच कौन सा माध्यम होगा, सघन, सघन माध्यम, और हवा क्या होगा, विरल माध्यम हो जाएगा, समझ आ रहा है, विरल माध्यम। यानी प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, है ना, तो उसकी चाल, उसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो उसकी चाल कम हो जाती है, ऐसे समझ में, चाल क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, कम होता है, सघन माध्यम में प्रकाशीय घनत्व, है ना, प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय कणों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, ठीक है। कॉपी में मिलाए हैं आप लोग, नोट करो जल्दी, हेडिंग डालो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना, ये लिखो, अब दोनों डायग्राम बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, क्या जी, विरल माध्यम, विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, हाँ, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन माध्यम, हाँ, वह माध्यम, कौन सा माध्यम, सघन, सघन माध्यम, वह माध्यम जिसमें, हाँ, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है।
देखिए इतना जो हम पढ़े इससे हमको यही एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि माध्यम विरल होगा, यदि माध्यम विरल होगा, है ना, तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। यदि माध्यम सघन होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। है समझ में? तो विरल माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। है समझ में? जैसे विरल से सघन में प्रवेश करेगा प्रकाश की चाल कम, और सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की चाल। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हमको क्या देखना, तो नियम कहने का मतलब क्या है ना, कि किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। इसमें जो भी बातें होती हैं उसको हम लिख देते हैं। क्या है आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि यदि हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला नियम की बात करें, किस नियम की बात करें, पहला नियम की बात करें, तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा, है ना, कि जो आपतित किरण है, कौन जी, आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित कौन किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है, अभिलंब है, क्या है ये, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। और ये एक बिंदु O है, क्या है, O है। ऐसा समझ में, जिसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ आया, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो क्या हम बनाएंगे पहला नियम, तो पहला नियम अपवर्तन के पहला नियम में ये कहता है कि आपतित किरण, क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और अभिलंब और अभिलंब एक ही तल में, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे ना वो क्या है कि जो है ये नियम आपको परावर्तन के नियम से मिलता जुलता नजर आएगा, है ना, जिसमें उसमें पहला नियम था वैसे इसमें भी पहला नियम है समझ में। यानी जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है, जो अपवर्तित किरण है, और तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं, है ना। और यही क्या है, अपवर्तन का पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा क्या है, अब आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा में जो है थोड़ा सा अब एकदम उलट हो जाएगा, क्या, उलट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज हमको जानना है कि जब प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो देखो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, आई बन रहा है, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, तो एंगल आई को क्या कहोगे, आपतन कोण कहोगे ना, क्या कहोगे, आपतन कोण। और एंगल आर को क्या कहोगे, अपवर्तन, क्या कहोगे, अपवर्तन कोण कहोगे। समझ आ रहा है, क्या कहोगे, अपवर्तन, आपतन कोण और अपवर्तन, है ना। परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, है ना जी, लेकिन इसमें ये कोण आपस में बराबर नहीं होगा, बल्कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल, क्या नाम था जी, स्नेल था, है ना। उन्होंने जो है इसके नियम को दिया और कहा, है ना, क्या कहा, कहा कि, है ना, कहा कि आपतन कोण की ज्या, बोलो, आपतन कोण की, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, है ना, ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात नियत होता है, क्या, नियत होता है, क्या होता है, नियत होता, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है ना। क्या कर रही हो जी, ज्यादा पढ़ने का शौक हो गया तुमको, भेज दे पीछे वाले क्लास में, बंद करो किताब, धर्मशाला में बैठी हो। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता
है ना। ये देखो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। है समझ में, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्नेल का नियम। स्नेल एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को दिया। है समझ में। आपतन कोण की ज्या। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्या क्या है। क्या है, ज्या। अब यहीं से मतलब आपका त्रिकोणमिति इसमें यूज होता है समझ में, जो कि कल हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग में 5:30 बजे से हम लोग का क्लास सबसे पहला चलेगा किसका, त्रिकोणमिति का, उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है, ज्या के बारे में हम बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे अपवर्तन कोण की ज्या कहने का मतलब होता है ना, ठीक है। अतः, है ना, अपवर्तन कोण की ज्या कहने का मतलब, एक और चीज इसमें लिख देते हैं, है ना, इस अनुपात को म्यू से सूचित किया जाता है। किससे जी, हाँ, म्यू से सूचित किया जाता है। किससे, हाँ, म्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं, हाँ, म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें, है ना, क्या है तो, है ना, अर्थात अब इसको जो है हम अब मैथ्स की भाषा में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कि साइन आई, देखो क्या, इसको पढ़ेंगे साइन आई, है ना, साइन आई, इसको कहेंगे आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, है ना, बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या माने साइन, ज्या माने साइन, यानी साइन आर। इसी के अनुपात को हम म्यू, है समझ में। यही क्या है, स्नेल का नियम है। यही क्या है, स्नेल का नियम है। कोण आई क्या है पता चल गया, आपतन कोण, कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण। है समझ में, यानी कोण आई को लिख देंगे आपतन कोण। क्या लिखेंगे जी, आपतन कोण। और कोण आर को लिखेंगे अपवर्तन। क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण लिखेंगे। और म्यू क्या है, म्यू, है ना, म्यू को क्या कहते हैं, म्यू का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, म्यू का नाम है क्या, इसको कहते हैं, ये बताता है कि एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बताता है ना। क्या, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। कौन, म्यू। म्यू चच्चा कौन सी कहलाते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, है ना, है समझ में, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। है समझ में, कौन, म्यू। कौन, हाँ, चच्चा को याद रखिएगा। हाँ, ज्या कौन सी है, ज्या छोटका चच्चा है, साइन लगा दीजिए, है ना। ज्या माने कौन सी होता है, साइन। ज्या माने साइन, ज्या माने साइन। अब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब उसमें पता चलेगा ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, साइन क्या है ना। ऐसा समझ में, त्रिकोणमिति में पता चलेगा साइन क्या होता है, अभी पता नहीं चलेगा। अभी आप लोग बस जान लीजिए कि ये ज्या है। क्या है, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। क्या, कोसाइन को हिंदी में कोज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कोज्या। ऐसा समझ में, लेकिन हम लोग इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं साइन, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं। और म्यू का मतलब होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए, यदि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिखा जाए कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करे, हवा से कांच में प्रवेश करे, है ना, तो कांच का अपवर्तनांक, क्या जी, कांच का अपवर्तनांक हमको पता करना है।
तो कांच के अपवर्तनांक को हम कैसे दिखाएं, समझिए जरा। कांच का अपवर्तनांक, हवा से जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में। क्या बोलेंगे, हाँ, तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में। ऐसे लिखेंगे म्यू ऑफ जी ए, ऐसा समझ में। देखो इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे पढ़ेंगे, जी मैंने कौन सी होता है, ग्लास, जी मैंने ग्लास, जी डबल एस जिसमें पानी पीते हैं, कौन सी का बना रहता है, कांच का। तो जी मैंने यहाँ पे ग्लास है, कांच का बना रहता है। और ए मैंने कौन सी है, एयर, ए मैंने एयर, हवा को अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं, एयर, कांच को अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं, ग्लास, क्या कहते हैं, ग्लास। देखो इसका कहने का मतलब ये है ना कि प्रकाश जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है जी, हवा से ग्लास में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है। तो कांच के अपवर्तनांक को ऐसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, म्यू जी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट, है समझ में, ए के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए लिखेंगे हम साइन आई बटा साइन, ये उदाहरण के रूप में पेश हुआ आपके सामने, है कि नहीं है ना, ये उदाहरण के रूप में सामने पेश हुआ कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करे तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में कितना होगा, म्यू जी ए, क्या कहेंगे, म्यू जी ए बराबर साइन आई बटा साइन आर। इस चीज को ना, इस ना चीज को हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, है ना, देखो कैसे दिखा सकते हैं, कैमरा में आ रहा है जी, हाँ यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, म्यू जी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए मन करे तो कपारे पर लिख दो, मन करे तो नीचे लिख, है ना, ये दोनों बात एक है समझ में। तो किस तरह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो उसका अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करे तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में कितना होगा, इतना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरह से जो है हम क्या निकालते हैं, जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम आपको समझ में आया। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसी अनुपात, इस अनुपात को म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण, म्यू क्या है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन वास्तव रूप में पूछा जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसकी चाल में कमी या अधिकता हो जाती है, कमी या अधिकता हो जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्रकाश के जो अपवर्तनांक का मात्रक होता है ना, ठीक है, मात्रक जो होता है यदि देखें तो पता चलेगा, यहाँ पे आई भी क्या है, कोण है, आर भी क्या है, कोण है, समझ में। तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो अपवर्तनांक होता है, क्या जी, अपवर्तनांक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का, हाँ, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। नोट डाउन ये भी लाइन, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान से, अपवर्तनांक को अन्य रूप से भी प्राप्त किया जाता है, अन्य रूप से भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे समझिए सब लोग, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, दूसरे माध्यम में
प्रवेश करे, प्रवेश करे, है ना, तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे पता करते हैं? अपवर्तनांक, है ना, कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे म्यू 2 और ये देखो 1, लिखे है ना। अच्छा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू और 2 और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ये कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की, माध्यम 2 में प्रकाश की, है समझ में, माध्यम 2 में प्रकाश की। देखो इस तरह से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए, है ना, अपवर्तनांक को अन्य रूप से कैसे जो है हम जो है निकालते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ऐसे लिखेंगे म्यू 2 1, इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, ऐसे भी इसको प्रदर्शित करते हैं म्यू 2 1। इसका मतलब होता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, है समझ में, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है तो म्यू 2 1 या म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं v1 बाई v2, देख सकते हैं ना। तो इसमें हमको एक ही लिखते हैं, है कि नहीं, कोई एक ही यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं म्यू 2 1, है समझ में। तो म्यू 2 1 बराबर क्या हो जाएगा? v1 बाई v2, यानी कहने का मतलब कि, है ना, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बोलो किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, है ना। ये कितने के बराबर होगा? तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के क्या होगा? बराबर हो। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, है समझ में, बराबर v1 बाई v2, है ना, बराबर v1 बाई v2। इसको हम म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दिखा दें, समझ आया। अब चलो, अब यहाँ पर ये चीज हम देखें क्या, यदि इसी को मान लो हमको लिखना है ना, कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जैसे यहाँ पे देखिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो हवा में है, क्या है? हवा में है ना, क्या है? हवा में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करें, सब लोग गौर से देखेंगे, है ना। यदि माध्यम 1 बोलो क्या हो जाए? माध्यम 1 हवा या निर्वात हो, क्या हो? हवा या निर्वात हो, तो बोलो प्रकाश की चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं, किससे? c से। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है समझ में। अब देखो कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी प्रकाश जाएगा तो हम मान लेंगे कि माध्यम 1 से जा रहा है, यानी हवा से जा रहा है दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश हवा या निर्वात से अन्य माध्यम में, क्या अन्य माध्यम 2 में प्रवेश करे, अन्य माध्यम 2 में प्रवेश करे तो, है ना, है ना, माध्यम का अपवर्तनांक क्या बनेगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक हम एयर के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष में? एयर के सापेक्ष में। तो म्यू किसके रिस्पेक्ट में जी? म्यू 2 एयर के रिस्पेक्ट में,
तो लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, चाहे निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना। अब बट्टा बोलो, हाँ, किसी माध्यम में प्रकाश की, किसी माध्यम में प्रकाश की, पता समझ में, किसी माध्यम में प्रकाश की, ठीक है, ध्यान, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। तो देखो निर्वात में कितना मान है, सी ना। अब मान लिया हमने इसको भी, क्या मान लिया, भी, यानी V2 को हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। यानी यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि V1 को मान लिया C और V2 को क्या मान लिया, भी। तो किसी भी माध्यम में यदि हमको किसी भी माध्यम का यदि अपवर्तनांक हमको निकालना है, ठीक है, तो अन्य माध्यम, यहाँ पे 2 की जगह हम माध्यम M भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, M। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तुरंत हम इस फार्मूला से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इस फार्मूला से निकाल लेंगे। आए समझ में। तो कहने का मतलब कि अपवर्तनांक को हम 2 विधियों से ज्ञात करते हैं, कोण से भी और प्लस प्रकाश के चाल से, प्रकाश के चाल से भी। आए समझ में। यानी हवा में प्रकाश की चाल में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड करें तो उस माध्यम का हमको अपवर्तनांक क्या होगा, मिल जाए, अपवर्तनांक मिल जाए। पता है समझ में, ठीक है। नोट करो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना दे रखा हो तो कांच में क्या है जी, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। देखिए कांच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, ग्लास। क्या कहते हैं, ग्लास। तो हमको क्या निकालना है बताइए, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। देखो कोई सापेक्ष नहीं दिया है ना, लेकिन फिर भी हम मान लेंगे किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में, चाहे निर्वात के सापेक्ष। ऐसे समझ में। तो इसको लिखेंगे ना म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लिखेंगे। अब देखिए अभी फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो किसके सापेक्ष निकालना जी, हवा के सापेक्ष में। तो लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, अब बट्टा, बट्टा बोलो, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। गौर से देखिए, अब ये जो वैल्यू निकलेगा ना हमारा म्यू जी, इसको म्यू जी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब हवा में प्रकाश की चाल बताइए कितना होता है, 3 × 10⁻, यानी इसको C से दिखा सकते हैं ना, इसको किसे दिखा सकते हैं, V से। तो ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो है कि नहीं, ये और ये कट गया ना, तो बचा क्या, 3/2। बोलो क्या बचा, तो म्यू जी बराबर क्या मिल गया, 3/2। दशमलव में बदलोगे तो क्या कहोगे, 1.5। इसलिए हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का क्या अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बोलो 1.5। कितना हो गया, 1.5 हो गया। बात समझ आ गया, कितना हो गया, 1.5। इसी प्रकार जब हम निकालेंगे ना तो देखो निर्वात जो होता है ना, निर्वात का अपवर्तनांक कितना मानते हैं, 1। कितना मानते हैं जी, 1। उसी तरह कांच का बोलो कितना मानते हैं, 1.5। बोलो। और उसी तरह से किसका, जल का, क्या, जल का अपवर्तनांक हम मानते हैं 1.33। कितना मानते हैं, 1.3। कल आपको निकाल के बताएंगे, ठीक है। निर्वात, कांच और जल, बोलो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा, हीरा मोती, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का, और सबसे कम निर्वात का, सबसे कम निर्वात का। देखो समझ आ रहा है, नोट कर लो। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। एग्जाम में पूछता है हीरा का अपवर्तनांक निम्न में है तो 2.42। क्लियर हो गया। तो हम लोग अपवर्तनांक को समझ गए। अब एक और है, थोड़ा हम उसको समझेंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या समझेंगे, अपेक्षिक, ठीक है।